हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ चैप्टर 12। आपको पता ही है कि हम क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हैं, जो आपका टर्म 2 में आने वाला है। और एट प्रेजेंट जो है हम डाटाबेस मैनेजमेंट यूनिट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इस यूनिट में अब आपके जो कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट है, अगर बुक वाइज आप चैप्टर्स देखेंगे तो उनके चैप्टर नंबर्स जो हैं अलग अलग हो सकते हैं, बट सिलेबस जो है वो कॉमन है कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों ही स्टूडेंट्स का। एक्सप्लिसिटली जब आप सिलेबस पीडीएफ चेक कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आईपी के सिलेबस में तो बहुत कम टॉपिक्स मेंशन है, जबकि कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स मेंशन है। बट उसका रीज़न ये है कि जो आईपी के स्टूडेंट्स हैं वो 11th क्लास में ऑलरेडी जो है डाटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए वो कॉन्सेप्ट्स उनके सिलेबस में मेंशन नहीं है 12th क्लास के। बट क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ने ये कोर्स पहले नहीं किया है 11th क्लास में इसका कोई भी पार्ट, तो इसलिए पूरा कोर्स जो है उनका वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट कोर्स दोनों ही सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे एडवांस क्वेरीज नहीं कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने 11th में पढ़ाई अच्छे से नहीं किया, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए थे या अब उन्हें वो कॉन्सेप्ट्स याद नहीं हैं तो उनके लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए हमने ये कॉमन सीरीज़ क्रिएट की है कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर 11 और चैप्टर 12 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप चैनल पर जाकर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट का पार्ट 1 जो है वो चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 में हमने चैप्टर 11 और चैप्टर 12 दोनों कवर किए हैं। चैप्टर 11 में हमने रिलेशनल डाटाबेस मॉडल डिस्कस किया था, और चैप्टर 12 जो आपका है उसमें हमने MySQL से वर्क करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक क्वेरीज जितनी भी होती हैं एसक्यूएल की, सेलेक्ट क्लॉज, जो आपकी सेलेक्ट की हेल्प से आप जितने भी क्लॉजेज यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, जितने भी ऑपरेटर्स आपके होते हैं, इज नल ऑपरेटर, इफ़ नल ऑपरेटर, बिटवीन, इन, कॉलम एलियाजेज, और कंडीशंस कैसे लगाते हैं, कॉलम्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं आपके ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 12 में जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सामने हेडिंग देख पा रहे होंगे, टेबल क्रिएशन एंड डाटा मैनिपुलेशन कमांड्स। तो इस चैप्टर में आपकी टेबल क्रिएशन की कमांड्स आएंगी, यानी कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, उस डाटा को कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। साथ ही साथ अगर टेबल में आपको कुछ ऑल्ट्रेशंस करनी है कि टेबल में कैसे कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है, आपको कोई कॉलम ऐड करना है, टेबल को कैसे डिलीट करना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Up till now you have learned quite a lot about working in MySQL, क्योंकि पूरा चैप्टर 12 जो है वो आपका MySQL पे बेस्ड था और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जितने थे हम सारे कवर कर चुके हैं। So far you have learned about writing simple SQL statement and using MySQL functions in queries. आपने SQL statements लिखनी सीखी और उनमें MySQL functions को यूज़ करना सीखा। जितने भी आपके string function है, numeric function है, date and time function है, aggregate functions हैं, ये सब functions आप यूज़ कर चुके हैं। This chapter is going to introduce many new and useful commands of SQL. इस चैप्टर में आप उससे further जो है आगे और नई कमांड्स एसक्यूएल की सीखने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल बी डिस्कसिंग सम मोर कमांड्स दैट लेट यू क्रिएट टेबल्स, ऐड डाटा इन टेबल्स, मॉडिफाई चेंजेस डाटा इन द टेबल्स, डिलीट टपल्स फ्रॉम टेबल्स एट्सेट्रा। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि टेबल्स को क्रिएट करना, उनमें डाटा इंसर्ट करना, उस डाटा को चेंज करना, डिलीट करना, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। Let us begin with table creation command, that is create table. तो सबसे फर्स्ट कमांड जो आप सीखेंगे वो create table सीखेंगे। बट जब आप टेबल क्रिएट करनी है तो उससे पहले आपको ये समझना है कि टेबल आप कहाँ क्रिएट कर रहे हैं। आप टेबल एक डाटाबेस में जो है वो क्रिएट करते हैं। डाटाबेस जो है वो आपके टेबल के लिए स्टोरेज का कंटेनर का काम करता है। तो सबसे पहले हमें डाटाबेस क्रिएट करना आना चाहिए, उसके बाद ही हम टेबल को जो है वो क्रिएट करते हैं। डाटाबेस इन MySQL। MySQL में डाटाबेस क्या है? बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग टेबल्स यू नीड अ डाटाबेस
विच इज़ द कंटेनर ऑफ द टेबल। तो जब आप टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक डाटाबेस की ज़रूरत होगी जो आपके टेबल के लिए कंटेनर का काम करेगा, जो आपकी टेबल को होल्ड करेगा। The database act as a central point of administration for the tables in the database। जो भी टेबल्स होती हैं डाटाबेस में, डाटाबेस उन सब के लिए सेंट्रल पॉइंट का काम करता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है जो सारी टेबल्स को मैनेज करता है। The actual data is stored in tables which provide a structured organization for the data and maintain the integrity of the data। एक्चुअल डाटा जो होता है आपका वो टेबल्स में स्टोर्ड होता है, विच प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डाटा। क्योंकि टेबल्स जो हैं वो डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं। आपको पता है कि टेबल्स में डाटा जो है वो रो और कॉलम्स की फॉर्म में होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में स्टोर होता है और डाटा की इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहती है। To create tables, either you can create new database or use an existing database। जब आपको tables create करनी है तो या तो आप जो है कोई नया database create करके उसमें आप अपनी tables create करना start कर सकते हैं, और या फिर जो already existing databases हैं आप उन्हें use कर सकते हैं। MySQL provide an empty database by the name test। MySQL जो है वो आपको एक empty database provide करता है जिसका नाम क्या होता है, test, which you can use to store your tables in। तो अगर आप सिर्फ MySQL ओपन करके उसमें अपनी टेबल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि MySQL जो है आपको एक एम्प्टी डाटा सेट आप एक एम्प्टी डाटाबेस जो है वो प्रोवाइड करता है जिसका नाम क्या होता है, टेस्ट, जो कि आपकी टेबल्स को स्टोर करके रखता है। बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू क्रिएट न्यू डाटाबेस बिफोर यू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ सम टेबल्स pertaining to a specific application। तो जब भी आप अपनी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं तो इट्स रिकमेंडेड कि आप हमेशा पहले अपने एप्लीकेशन का एक नया डाटाबेस बनाएं और उसमें ही अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी जो टेबल्स हैं आपकी वो उसमें स्टोर करके रखें। In the coming lines you are going to learn how you create database in MySQL। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम अब यहाँ पे, क्योंकि हमें बोला गया है कि टेबल्स क्रिएट करने से पहले क्या रिकमेंडेड है, डाटाबेस क्रिएट करना, तो इसलिए पहले हम डाटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे MySQL में और उसके बाद टेबल्स पर आएंगे। The first step in setting up a MySQL database is to create the actual database object which serve as a container for the tables in the database। तो MySQL database में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो यही होता है कि आप डाटाबेस क्रिएट करो, एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जो आपकी टेबल्स को स्टोर करेगा। तो देखते हैं कि डाटाबेस हम कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग डाटाबेस इज़ एन ईजियर टास्क रिलेटिवली। टेबल्स क्रिएट करने में, कंस्ट्रेंट अप्लाई करने में, उन सब में जो है वो आपकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज होती हैं। तो डाटाबेस को क्रिएट करना एक बहुत ही सिंपल टास्क है उन सब के कंपैरिजन में। इन सिंपलेस्ट फॉर्म द क्रिएट डाटाबेस कमांड टेक्स द फॉलोइंग सिंटेक्स। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए जो कमांड आप यूज़ करते हैं दैट इज़ क्रिएट डाटाबेस, और उसके बाद आप अपने डाटाबेस का नेम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सिर्फ ये 3 वर्ड की क्वेरी से आप आपका डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट डाटाबेस, और उसके बाद आप नाम मेंशन करेंगे, जो भी नाम आप अपने डाटाबेस का रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये एक चीज़ मेंशन है जो कि आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा क्या मेंशन होता है, जो हमेशा ऑप्शनल होता है कि आप चाहे तो इसे मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं। इसका यूज़ क्या है, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपने क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस नेम जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब अगर जो डाटाबेस नेम आपने पहले से आप मान लीजिए आपने कोई ऐसा डाटाबेस नेम लिया जो पहले से और क्रिएटेड होगा, तो उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इफ़ नॉट एग्जिस्ट कमांड का यूज़ करते हैं कि अगर ये डाटाबेस पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ही ये नया डाटाबेस क्रिएट हो। अगर ये पहले से एग्जिस्टिंग डाटाबेस है तो ये उसे रिप्लेस ना कर दे। The if not exist clause is used will first
test whether a database by the mentioned name already exist or not। तो जब भी आप if not exist clause का यूज़ करते हैं तो वो पहले क्या करेगा, चेक करेगा कि जो database name आपने मेंशन किया है कहीं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। If it does, then create database command is simply ignored। और अगर उस नाम का database already created होगा, पहले से exist कर रहा होगा, तो वो इस कमांड को simply ignore कर देगा। Otherwise a database with the mentioned name is created। और अगर कोई पहले से उस नाम का database नहीं होगा तो वो उस नाम से database create कर देगा। Following are some example database creation commands। यहाँ पे आपको ये कुछ database creation की जो है commands दी गई हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएट डाटाबेस MyDB। तो यहाँ पे आपका MyDB नाम का जो है डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट डाटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट MyDB। और इस वाली कमांड से कि दोनों में अब डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है। दोनों ही MyDB नाम का एक डाटाबेस क्रिएट कर रही हैं, बट फर्स्ट वन जो है वो चेक नहीं कर रही है, वो सिंपली क्रिएट कर रही है। बट सेकंड वन जो है वो चेक कर रही है कि कहीं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो नहीं है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो उसे इग्नोर कर देगी और अदरवाइज थ्रू एक नया डाटाबेस क्रिएट कर देगी। नाउ अब अगर आपने डाटाबेस क्रिएट कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डाटाबेस जो है वो यूज़ होना शुरू हो गया है। अब जब आप टेबल्स क्रिएट करेंगे तो आपको पहले उस डाटाबेस को ओपन करना होगा जिस डाटाबेस में आप टेबल्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। अभी आप किसी और डाटाबेस में हैं, जैसा कि आपको पता है कि SQL आपको टेस्ट डाटाबेस प्रोवाइड कर रहा है। आपने अपना एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लिया और उसके बाद आपने सिंपली जो है वो टेबल्स क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी। तो वो टेबल्स जो है वो किस डाटाबेस में होंगी, आपका जो पहले से ओपनड डाटाबेस था डेट इज टेस्ट, उसमें स्टोर होंगी। अगर आप चाहते हैं कि जो डाटाबेस आपने अभी अभी क्रिएट किया आपकी टेबल्स इस डाटाबेस में स्टोर हों, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस डाटाबेस को ओपन करना पड़ेगा ताकि इस डाटाबेस में आप वर्क कर सको। और डाटाबेस को ओपन करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, यूज कमांड होती है। यूज स्पेस उस डाटाबेस का नाम जिसे आप ओपन करना चाह रहे हैं। 12th चैप्टर में यू क्वेरी आपने बहुत बार यूज़ की है, क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, जब भी हम MySQL ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम अपना डाटाबेस ओपन करते हैं जिसमें हमें वर्क करना है। तो इससे इस कमांड से आई होप कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। तो ओपनिंग डाटाबेस, Creating database is not enough. Before you create tables in it, you need to open the database। सिर्फ database को create करना enough नहीं होता, tables create करने से पहले हमें database को open करना ज़रूरी होता है। To open a database, you simply need to write this statement as per following syntax। और जब आपको database open करना होता है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक simple सी statement लिखनी पड़ती है, that is use with database name। यूज कीवर्ड और उसके बाद उस डाटाबेस का नाम जिसे आपको ओपन करना है। फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन MyDB डाटाबेस that was created just before, you need to write use MyDB। अभी अभी जो आपने एक डाटाबेस क्रिएट किया डेट इज MyDB, अगर आपको उस डाटाबेस को जो है ओपन करना है तो उसके लिए आपको कमांड क्या देनी पड़ेगी, यूज MyDB। The only thing that you need to ensure before opening a database is that it must already exist। अब किसी भी डाटाबेस को ओपन करने से पहले आपको सिर्फ ये चीज़ इंश्योर करनी है कि वो डाटाबेस जो है एग्जिस्टिंग होना चाहिए। That is it must already created, यानी कि जो पहले से क्रिएटेड डाटाबेसेस हैं आप उन्हीं को यूज़ कमांड के साथ ओपन कर सकते हैं। टू चेक द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस यू मे राइट फॉलोइंग कमांड। और पहले से एग्जिस्टिंग डाटाबेस के नाम चेक करने के लिए आप इस कमांड का यूज कर सकते हो, डेट इज शो डाटाबेसेस। लास्ट चैप्टर में आपने शो टेबल्स कमांड जो है वो रन की थी। शो टेबल्स कमांड आपको क्या करती है कि जिस करंट डाटाबेस में आप हो उस टेबल्स में उस डाटाबेस में जितनी टेबल्स हैं उनके नाम आपको शो कर देती है। बट शो डाटाबेसेस क्या करता है कि आपके जितने डाटाबेसेस हैं उनकी लिस्ट आपको शो करता है। तो चलिए हम इतने पार्ट का पहले प्रैक्टिकल साइड बाय साइड करते हैं। हमें MySQL क्लाइंट लाइन पे वर्क करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। ये पासवर्ड एंटर किया, हमारा MySQL जो है वो ओपन हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस कौन से हैं, ताकि हम जब क्रिएट कमांड करें तो हम जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस को यूज़ ना करें। तो शो डाटाबेसेस,
ये देखिए आपके पास कौन कौन से डाटाबेसेस यहाँ पे एग्जिस्ट हैं। इंफॉर्मेशन स्कीमा, मैनेजरी, माईएसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, स्कीला, सिस एंड वर्ल्ड। इसमें से जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है वो मैनेजरी डाटाबेस से बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, क्योंकि हमने मैनेजरी डाटाबेस जो है वो खुद क्रिएट किया था। इसमें हमने टेबल्स जो हैं वो पेट, इवेंट और स्टूडेंट टेबल्स भी जो है वो यहाँ पे बनाई थी। ऑल्दो उनकी क्रिएशन मैंने आपको नहीं करके दिखाई थी, क्योंकि क्रिएशन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो मैंने आपके लिए क्रिएट की थी ताकि हम उन पे क्वेरीज रन कर सकें। बट आपको ये पता है कि हाँ ये हमारा डाटाबेस है और इसके अंदर हमारी 3 टेबल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो आज जो है वो हम एक नया डाटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएशन के लिए कमांड क्या देंगे? क्रिएट डाटाबेस। अब यहाँ पे हमें डाटाबेस का नाम प्रोवाइड करना है, तो मान लीजिए हम अपने डाटाबेस का नाम रख लेते हैं सैंपल। एंटर। ये देखिए क्वेरी ओके, तो यानी कि हमारा डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हमें इस डाटाबेस को ओपन करना है ताकि हम इसे यूज कर सकें। तो इसके लिए हम कमांड क्या देंगे? यूज स्पेस डाटाबेस का नेम दैट इज सैंपल, सेमीकोलन, एंटर। मैसेज आप देख सकते हैं दैट इज डाटाबेस चेंज। अब आपका डाटाबेस जो है चेंज हो गया है। एट प्रेजेंट आप किस डाटाबेस में हैं? आप सैंपल डाटाबेस में हैं। अब आप जितनी भी टेबल्स यहाँ क्रिएट करेंगे वो सारी की सारी आपकी इसी डाटाबेस के अंदर क्रिएट होंगी। नाउ नेक्स्ट वन इज रिमूविंग डाटाबेसेस। अब टेबल्स की क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले क्योंकि हम डाटाबेस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, हमने डाटाबेस को क्रिएट करना सीख लिया, उसे यूज़ करना सीख लिया। अब अगर हमें डाटाबेस को रिमूव करना है यानी कि डाटाबेस को डिलीट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? Sometimes you need to remove a database when you don't need it anymore. जब हमारा उस database का काम ख़त्म हो जाता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें उसे remove करना होता है। But before making this decision, do make sure that you don't need data stored in different tables of the database. But database को delete करने से पहले हमें ये ensure कर लेना चाहिए कि उस database में जितनी भी tables हैं, उसका data की अब कोई requirement नहीं है। This is because when you drop a database, all its tables also get removed along with the database. क्योंकि जब भी हम किसी भी database को remove करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी tables होती हैं वो tables जो हैं वो automatically delete हो जाती हैं। To remove a database, you need to issue a command with the following syntax. अब अगर आपको किसी database को delete करना है तो उसके लिए आपको क्या command देनी होती है? Drop database और उसके बाद उस database का नाम जिसे आपको डिलीट करना है। क्रिएट के लिए कमांड है क्रिएट डाटाबेस, डिलीट के लिए कमांड है ड्रॉप डाटाबेस। दैट इज टू ड्रॉप अ डाटाबेस नेमली MyDB, यू विल बी राइटिंग ड्रॉप डाटाबेस MyDB। तो अगर आप ये कमांड देंगे तो आपका ये MyDB जो डाटाबेस है वो डिलीट हो जाएगा। Now that you know about how to create and use database, you can move on to creating tables and adding data to them. क्योंकि अब हमने database के बारे में सारा पढ़ लिया कि database कैसे create करते हैं, कैसे use करते हैं, तो अब हम जो है tables पे move कर सकते हैं। एक बार practically मैं आपको दिखा देती हूँ कि database जो है वो आप कैसे delete कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे show databases command execute करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास कौन कौन से डाटाबेसेस हैं? इंफॉर्मेशन स्कीमा, मैनेजरी, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, सैंपल, सिस, वर्ल्ड। तो ये सैंपल डाटाबेस जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था वो आपके डाटाबेस की लिस्ट में जो है वो ऐड हो गया। अब सपोज मैं इस डाटाबेस को डिलीट कर देती हूँ। ड्रॉप डाटाबेस सैंपल, सेमीकोलन, एंटर। क्वेरी ओके, यानी कि हमारा डाटाबेस जो है वो डिलीट हो गया है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा से शो डाटाबेसेस कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि हमारा डाटाबेस जो है वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ। शो डाटाबेसेस सेमीकोलन, एंटर। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब जो है आपका सैंपल डाटाबेस यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं है, तो यानी कि ड्रॉप कमांड की हेल्प से हमने उस डाटाबेस को डिलीट कर दिया। अब क्योंकि हमें टेबल्स क्रिएट करनी है तो हमें पहले हमारे पास डाटाबेस होना चाहिए। जो हमने क्रिएट किया था उसे तो हमने डिलीट कर दिया, तो हम एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट डाटाबेस।
अगेन हम सैम्पल नाम से ही अपना डाटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट डाटाबेस सैम्पल क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, यानी कि हमारा डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम इस डाटाबेस को ओपन कर लेंगे, यूज सैम्पल सेमीकोलन एंटर, डेट इज डाटाबेस चेंज। अब हम सैम्पल डाटाबेस के अंदर है, इसमें हम अपनी क्वेरीज जो है एग्जीक्यूट करेंगे, अपनी टेबल्स क्रिएट करेंगे। टेबल्स आर डिफाइंड विद द क्रिएट टेबल कमांड। जब आपको डाटाबेस क्रिएट करना था तो कमांड क्या थी, क्रिएट डाटाबेस। अब टेबल क्रिएट करनी है तो कमांड क्या होगी, क्रिएट टेबल। बट डाटाबेस क्रिएट करना बहुत सिंपल था, क्रिएट टेबल के बाद सिर्फ आपने डाटाबेस का नाम दिया, क्रिएट डाटाबेस, उसके बाद डाटाबेस का नाम दिया। लेकिन क्रिएट टेबल कमांड जो है वो काफ़ी टफ होती है, क्योंकि क्रिएट टेबल के बाद आपको मेंशन करना पड़ता है कि उस टेबल के अंदर आप कौन कौन से कॉलम्स रखना चाहते हैं, उन कॉलम्स के क्या डाटा टाइप्स होंगे, उनका क्या साइज होगा। अभी के लिए इतना ही, बट आगे आप कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे देने होते हैं। जब आपने एक कॉलम मेंशन किया तो कॉलम का नाम दिया, उसका डाटा टाइप देंगे, उसका साइज देंगे, बताएंगे कि क्या उसमें नल वैल्यूज आप एंटर कर सकते हैं या नहीं, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप कोई देना चाहते हैं तो वो आप देंगे, उस पर अगर आप कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं तो वो आप लगाएंगे। तो क्रिएशन जो होती है टेबल्स की वो कंपैरेटिवली काफ़ी टफ होती है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक बार समझ आ गई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं समझ आई तो सिंटैक्स मिस्टेक्स जो हैं वो आती रहेंगी। When a table is created, its columns are named, data type and size are supplied for each column। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल के कॉलम्स के नाम रखे जाते हैं, उनका डाटा टाइप और साइज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ईच टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कॉलम, और जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको मिनिमम 1 कॉलम जो है वो प्रोवाइड करना ही पड़ता है। बिना कॉलम के आप एम्प्टी टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। द सिंटेक्स फॉर क्रिएट टेबल कमांड इज, अब टेबल की क्रिएशन के लिए जो कमांड होती है उसका सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल, उसके बाद आप देंगे उस टेबल का नाम जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। इतना पार्ट आपका डाटाबेस से सिमिलर है, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट के बाद आप अपने कॉलम्स की लिस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं, आप एसक्यूएल की कमांड्स को चाहे तो सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, चाहे तो मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप देंगे कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप, उसका साइज, और अगर आपको उस पर कोई भी कंस्ट्रेंट लगाना है जो भी है वो सारी इंफॉर्मेशन उस कॉलम की प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, और फिर यही सेम प्रोसेस जो है आप सेकंड कॉलम के लिए करेंगे। इसी लाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं या नेक्स्ट लाइन में, डेट इज टोटली योर चॉइस। अगेन आप सेकंड कॉलम का नेम देंगे, उसका डाटा टाइप मेंशन करेंगे, उसका साइज मेंशन करेंगे, कोई कंस्ट्रेंट होगा वो, कोमा लगाएंगे, फिर यही प्रोसेस रिपीट करेंगे थर्ड कॉलम के लिए, फोर्थ कॉलम के लिए। जब आप लास्ट कॉलम मेंशन करेंगे तो उस कॉलम के बाद आपको कोमा लगाने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और आपकी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। टू क्रिएट एन एम्प्लॉय टेबल हुज स्कीमा इज एज फॉलोज। अब मान लीजिए आपको एक टेबल क्रिएट करनी है एम्प्लॉय, जिसका स्कीमा आपको यहाँ गिवन है, यानी कि इस टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं, ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड एंड ग्रॉस। ये 5 कॉलम्स जो हैं वो आपकी टेबल में हैं कि आपको एम्प्लॉय का कोड स्टोर करना है, उसका नेम, उसका जेंडर, उसका ग्रेड और उसकी ग्रॉस सैलरी, ये 5 चीज़ें जो हैं वो आपको स्टोर करनी है। तो इसके लिए आप कमांड क्या देंगे, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, डेट इज आपका टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद आपने अपने फर्स्ट कॉलम का नेम मेंशन किया, डेट इज ई कोड। अब ई कोड का डाटा टाइप आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, तो इसलिए हमने यहाँ इंटीजर मेंशन किया, क्योंकि जो एम्प्लॉय कोड्स होते हैं वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं। साइज हमें इंटीजर डाटा टाइप में देने की जरूरत नहीं होती, तो सिंपली हमने कोमा लगाया। उसके बाद ई नेम जो है ऑब्वियसली कैरेक्टर नेम जो है वो तो अल्फाबेट्स ही होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, तो ये स्ट्रिंग होगा, तो इसका डाटा टाइप हमने ले लिया कैर। आप यहाँ पे कैर भी ले सकते हैं, वेर कैर भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर करने के लिए आप कौन सा डाटा टाइप लेना चाहते हैं। यहाँ पे बुक में इन्होंने कैर लिया है, आप चाहें तो वेर कैर का भी यूज यहाँ कर सकते हैं।
कैर में इन्होंने साइज प्रोवाइड किया 20, क्योंकि डिफॉल्ट साइज कैर का 1 होता है और आपका नाम कभी भी 1 कैरेक्टर का नहीं हो सकता। उसके बाद कोमा लगाया, उसके बाद जेंडर के लिए, ग्रेड के लिए, ग्रोस के लिए जो है सेम यही चीज़ की। लास्ट कॉलम था हमारा ग्रोस। ग्रोस के लिए जो डाटा टाइप दिया डेसिमल। अब देखिए इसके बाद हमने कोमा नहीं लगाया क्योंकि हमारे कॉलम्स जो हैं फिनिश हो गए। हमने सिंपली राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया और एंटर प्रेस करेंगे तो ये टेबल जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि अभी तक हमने कंस्ट्रेंट वगैरह नहीं पढ़े हैं तो क्रिएट टेबल में हमने सिर्फ क्या किया है, कॉलम का नाम दिया, उसका डाटा टाइप दिया और जिस डाटा टाइप में साइज की ज़रूरत है वहाँ पे साइज भी मेंशन किया और हमने जो है टेबल क्रिएट की। अब आगे जो है हम कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और या फिर एक काम करते हैं, मैं इतना पार्ट आपको एक बार करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे तो फिर हम जो है टेबल्स दोबारा से क्रिएट करेंगे। व्हेन यू क्रिएट अ टेबल you can place constraints on the values that can be inserted into its field। तो टेबल में आप जो है कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं जो कि अगर आप कोई भी वैल्यू अपनी टेबल में एंटर करेंगे तो वो वैल्यू जो है उन कंस्ट्रेंट से मैच होनी चाहिए, यानी कि कोई भी वैल्यू उन कंस्ट्रेंट्स को वायलेट नहीं कर पाएगी। If this is specified, SQL will reject any value entered or changed through insert update command that violate the criteria you define। तो SQL जो है ऐसी किसी भी वैल्यू को आपकी टेबल में एंटर नहीं करने देगा जो आपके डिफाइंड क्राइटेरिया को वॉलेट कर रही हो। फिर चाहे आप इंसर्शन कमांड के थ्रू नई वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो या अपडेट कमांड के थ्रू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज को अपडेट कर रहे हो, वो कोई भी ऐसी वैल्यू आपकी टेबल में नहीं आने देगा। Let us learn about certain constraints in detail। बट जैसा मैंने आपको बोला, मैं एक बार आपको एक टेबल जो है वो क्रिएट करके दिखा देती हूँ। तो क्रिएशन के लिए हमारे पास कमांड क्या है, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, इसके बाद टेबल का नेम, टेबल का नेम हम रख लेते हैं एम्प्लॉय। अब इसके बाद आपका क्या होगा, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। राउंड ब्रैकेट के बाद आप क्या देंगे, कॉलम का नेम। हमारे फर्स्ट कॉलम का नेम क्या था, ई कोड। ई कोड जो है ऑब्वियसली एम्प्लॉयज के कोड जो है वो न्यूमेरिक टाइप के होते हैं, तो इसका डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। कॉमा, यहाँ पे आप चाहें तो एक लाइन में सारा मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग लाइन में कर सकते हैं। अभी मैं आपको सेम लाइन में करके दिखा रही हूँ, अलग अलग लाइन में आपने अपनी बुक में देख ही लिया है। नेक्स्ट हमारा है ई नेम। ई नेम जो है हम वेरकेर टाइप का ले लेते हैं, वेरकेर 20, क्योंकि मैंने आपको फिक्स्ड साइज और वेरिएबल साइज कैरेक्टर्स के बारे में जब बताया था तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वेरकेर यूज़ करना क्यों बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू कैर। और क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो वो आपकी मेमोरी भी लेगा। बुक में आपने थ्योरेटिकली पेपर पे जब आप लिख रहे हैं तो आप कैर लें वेरकेर लें, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आपके सिस्टम की मेमोरी जो है वो उसी हिसाब से यूज़ हो रही होती है, आपके सिस्टम की स्पीड उन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो इसलिए हम हमेशा ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं अपने कोड को। नेक्स्ट जो है हमारा कॉलम, ये हम यहाँ पे आपको सिंगल एफ और एम स्टोर करना है सेक्स के अंदर, कि मेल के लिए एम और फीमेल के लिए एफ। तो आपको पता है कि फिक्स्ड एक ही कैरेक्टर की लेंथ है, तो यहाँ आप कैर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ हम कैर की लेंथ क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। नेक्स्ट जो है आपका ग्रेड। ग्रेड भी जो है आपका कैरेक्टर टाइप का ही होता है और ये आपको पता है कि आपका जनरली सिर्फ 2 कैरेक्टर्स का होता है, तो ग्रेड ये हम कैर टाइप ही ले लेंगे और यहाँ पे लेंथ हमने 2 दे दी। नेक्स्ट जो है हमारा ग्रॉस। ग्रॉस जो है आपकी सैलरी है, सैलरी आपकी हमेशा नंबर्स में ही होगी, तो इसे आप जो है फ्लोटिंग पॉइंट ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, डेसिमल ले सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। अब क्योंकि ये हमारा लास्ट कॉलम है तो हमें कॉमा की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली राउंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, यानी कि हमारी क्वेरी जो है वो रन हो गई है, हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब आप इस टेबल में अपना डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि टेबल पे जो है वो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हम लगा सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है। डाटा इंटीग्रिटी थ्रू कंस्ट्रेंट। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कंस्ट्रेंट्स का यूज़ जो है वो हमारे डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है।
A constraint in general refers to a condition or check that is applied to a column or set of columns in a table. कंस्ट्रेंट्स जो हैं उन्हें आप कंडीशंस भी कह सकते हो, जो कि आपके कॉलम्स पे लगाई जाती हैं ताकि उन कॉलम्स पे चेक जो है वो रखा जा सके कि उन कॉलम्स में कौन सी वैल्यूज़ एंटर हो रही हैं, जो वैल्यूज़ उनमें एंटर हो रही हैं वो वैलिड हैं या नहीं है। The constraints applied to maintain data integrity are also known as integrity constraint. क्योंकि जो कंस्ट्रेंट हैं वो डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए यूज होते हैं, इसीलिए हम उन्हें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। Once an integrity constraint is enabled, all the data in the table must conform to the rules that it specifies. जब भी हम अपनी टेबल पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को अनेबल कर देते हैं तो उस टेबल में जितना भी डाटा होता है वो उन रूल्स को कंफर्म करता है, यानी कि उन रूल्स को फुलफिल करता है। कोई भी डाटा उस टेबल का उन रूल्स को वायलेट नहीं कर सकता। Any subsequent SQL statement that tries to enter or modify the data in the table is successfully carried out if and only if the data being entered or modified satisfied the integrity constraint. जब आपने टेबल पे कंस्ट्रेंट्स लगा दिए हैं तो उसके बाद आप उस टेबल में कोई डाटा एंटर करने की कोशिश करेंगे या फिर किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो वो स्टेटमेंट्स आपकी तभी सक्सेसफुली रन होंगी अगर जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन करके आप जो डाटा डालना चाह रहे हैं वो डाटा आपके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा, अदरवाइज वो कमांड्स आपकी फेल हो जाएंगी। The two basic type of constraints are column constraints and table constraint. सबसे कॉमन जो constraints होते हैं हमारे पास वो होते हैं column constraints और table constraints. column constraints वो होते हैं जो individual columns पे अप्लाई किए जाते हैं और table constraints वो होते हैं जो आप multiple columns पे एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। The difference between the two is that column constraints apply only to individual columns, whereas table constraints apply to group of one or more columns. तो जो column constraint है वो सिर्फ एक individual column पे ही आप अप्लाई कर सकते हो, जबकि जो table constraint है वो आप किसी एक कॉलम पे या मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हो। The following is the syntax for create table command expanded to include constraints. ऑल्दो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट स्टिल आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जब आपको कंस्ट्रेंट्स ऐड करने होते हैं तो आप वो कैसे ऐड करते हैं। तो ये क्रिएट टेबल कमांड है आपकी, क्रिएट टेबल नेम। सबसे पहले आप अपने राउंड ब्रैकेट के बाद आप कॉलम का नेम देते हैं, उसके बाद उस कॉलम का डाटा टाइप देते हैं। अगर उस डाटा टाइप को साइज की रिक्वायरमेंट है तो आप साइज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर आपको उस कॉलम पे कोई भी कंस्ट्रेंट लगाना है तो आप वो मेंशन करेंगे, नल से रिलेटेड, डिफॉल्ट वैल्यू से रिलेटेड, यूनिक वैल्यू से रिलेटेड। अभी आगे आप पढ़ेंगे मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स के बारे में, तो कोई भी कंस्ट्रेंट आपको जो लगाना है इस कॉलम पे वो आप मेंशन करेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे। फिर सेम वही प्रोसेस आपका सेकेंड कॉलम के लिए, कॉलम का नेम, डाटा टाइप, साइज, कंस्ट्रेंट, कोमा, फिर वही थर्ड कॉलम के लिए ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा लास्ट कॉलम तक। अब जब आपके सारे कॉलम्स फिनिश हो जाएंगे तो अब जो अगर आपको कोई कॉलम कंस्ट्रेंट अप्लाई करना था तो वो तो आप कॉलम के नाम के साथ उसे मेंशन कर देते हैं, वो उस कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई टेबल कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई करना है आपकी टेबल पे, तो क्योंकि टेबल कंस्ट्रेंट जो है वो मल्टीपल कॉलम्स पे एक साथ लगता है, तो इसीलिए टेबल कंस्ट्रेंट जो है हम लास्ट में प्रोवाइड करते हैं। सारे कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड करने के बाद एंड में आप क्या करेंगे, टेबल कंस्ट्रेंट मेंशन करेंगे और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जिन जिन कॉलम्स पे वो कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है उन कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे अपने टेबल कंस्ट्रेंट वाला, उसके बाद आप जो आपकी क्रिएट टेबल वाला राउंड ब्रैकेट है उसे क्लोज करेंगे, सेमीकोलन और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्रिएट टेबल में कंस्ट्रेंट्स को ऐड करते हैं। अब पहले हम पढ़ेंगे हमारे पास कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली जो है क्रिएट टेबल कमांड पे आएंगे और इन डेप्थ इन डिटेल हम अपनी टेबल्स को क्रिएट करना सीखेंगे। The field given in parentheses after the table constraint are the fields to which they apply. Table constraint के बाद parentheses में ये जो columns की list है, इन सभी columns पे जो है वो constraint apply हो जाएगा।
द कॉलम कंस्ट्रेंट अप्लाई टू द कॉलम हुज डेफिनेशन दे फॉलो, और जो कॉलम कंस्ट्रेंट्स हैं वो उन कॉलम्स पे अप्लाई होंगे जिनकी डेफिनेशन में हम उस कंस्ट्रेंट का यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट द कीवर्ड नॉट नल immediately after the data type and size of a column, this means the column can never have empty values. अब यहाँ अगर आप किसी कॉलम में ये मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे नॉट नल लिख देते हैं, तो उसका मतलब है कि उस कॉलम की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती. अदरवाइज एसक्यूएल विल assume that nulls are permitted. और अगर आपने ये नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है तो एसक्यूएल ये एज्यूम करता है कि आप अपने कॉलम में नल वैल्यूज को अलाउ कर रहे हैं. ये देखिए इसका एग्जाम्पल, यही सेम जो हमारे एम्प्लॉय टेबल थी, हम उसी को इन्होंने एक्सटेंड किया है. कॉलम नेम इंटीजर डाटा टाइप और उसे हमने नॉट नल कर दिया, यानी कि एम्प्लॉय कोड कभी भी नल नहीं हो सकता, एम्प्लॉय का नेम कभी भी नल नहीं हो सकता और एम्प्लॉय का जेंडर जो है वो भी कभी भी नल नहीं हो सकता. हाँ, उसके ग्रेड में आप नल वैल्यू एंटर कर सकते हैं और उसके ग्रॉस में आप नल वैल्यू एंटर कर सकते हैं, बट उसके कोड में, नेम में और जेंडर में जो है आप नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते. The above command create a table called employee in which ecode column can never be empty as its definition is followed by keyword not null. कि जिन जिन कॉलम्स की जो डेफिनेशन है उसमें नॉट नल है तो उन कॉलम्स में कोई भी नल वैल्यू जो है वो एंटर नहीं हो सकती. एनी अटेम्प्ट टू पुट नल वैल्यूज इन दीज कॉलम्स विल बी रिजेक्टेड. तो अगर आप कभी भी इंसर्ट कमांड के थ्रू जो आप आगे पढ़ोगे, आप इन कॉलम्स में नल वैल्यू को एंटर करने की ट्राई करोगे तो वो आपको एरर मैसेज शो कर देंगे और आप डाटा जो है एंटर नहीं कर पाओगे. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स. These constraints ensure database integrity, thus are sometimes called database integrity constraint. ये जो constraints हैं वो डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं, इसीलिए हम इन्हें database integrity constraints भी कहते हैं. और उनमें से कुछ मेन जो constraints हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो कौन कौन से हैं? यूनिक कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट. ये पांचों कंस्ट्रेंट्स जो हैं उन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे. MySQL also support some other constraints such as enum and set constraints that are used to define columns that contain only a given set of values. ये जो 5 कंस्ट्रेंट्स आपने देखे, इनके अलावा MySQL जो है enum और set constraints को भी सपोर्ट करता है. और इन कंस्ट्रेंट्स का यूज़ क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलम में कुछ पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यूज़ में से ही एंट्रीज आए तो उसके लिए हम इन कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं. बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कंस्ट्रेंट हेयर एज देयर कवरेज इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक. यानी कि क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए उन्हें यहाँ कवर नहीं किया जा रहा है. हम सिर्फ इन्हीं पाँचों कंस्ट्रेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. यूनिक कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट. तो सबसे पहला है आपका यूनिक कंस्ट्रेंट. बट कंस्ट्रेंट्स जो है आई थिंक हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रेंट, ये पांचों कंस्ट्रेंट हम ट्राई करेंगे कि एक वीडियो में कवर हो जाएं ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए. और ये थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं समझने में. इनमें से नॉट, जैसे आपका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है, यूनिक कंस्ट्रेंट है, ये सिंपल है. बट फॉरेन की कंस्ट्रेंट आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. प्राइमरी की चेक कंस्ट्रेंट आपका नॉर्मल होता है. तो क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है और आपको समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा तो इन्हें हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही. अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सिलेबस का कोई भी पार्ट आपसे मिस आउट ना हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.